इलेक्ट्रॉनिक डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया, उसमें एक कॉलम ही गायब कर दिया। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि ये जो डेटा आया है ये बहुत सही नहीं भी है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ब्राइबरी स्कैम है कि भाई अब तो मोदी का ही चलेगा, अब तो जो मोदी कहे वो करना पड़ेगा। और ये माहौल जो है कई बार जजेस को भी अफेक्ट कर देता है, भयभीत हो जाते हैं कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग फैसिस्ट गवर्नमेंट है, अगर हमने इनके खिलाफ मोर्चा खड़ा किया तब फिर ये पता नहीं क्या कर देंगे। तो आपका मानना है कि ईवीएम्स में भी काफी हद तक गंदगी है? ईवीएम में बहुत आसानी से धांधली हो सकती है, कोर्ट बिल्कुल इंटरवीन कर सकती है। जहां पर हम देख रहे हैं कि ये देश जो है लोकतंत्र से बिल्कुल तानाशाही की तरफ जा रहा है। What can I do as a private citizen other than cast my vote? कि इन्होंने बीजेपी वालों ने एक आईटी सेल बना रखा है जो एक ट्रोल आर्मी है, उनकी तो पेड ट्रोल आर्मी है, हम लोग एक अनपेड वॉलंटियर ट्रूथ आर्मी बना सकते हैं। सर प्रशांत भूषण जी, आप थकते नहीं हो क्या? देशभक्त कॉन्वर्सेशंस में जब हम अपने गेस्ट्स को बुलाते हैं तो उनके साथ एक लंबा चौड़ा एक इंट्रोडक्शन होता है, हाउ हेलो हाउ आर यू होता है। आज वो सब नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ही ऐसा है, सिचुएशन ही ऐसी है, डेमोक्रेसी की हालत ही ऐसी है, और जो आज हमारे साथ जो गेस्ट्स हैं उनकी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। प्रशांत भूषण, मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन देशभक्त कॉन्वर्सेशंस। और मैं बिना कोई समय व्यतीत किए और टाइम लिए और आपको इंट्रोड्यूस किए, मैं सबसे पहले इसी सवाल पे आना चाहूंगा जिसके बारे में पूरा देश अभी बात कर रहा है और जिसमें आपका बहुत बड़ा लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिस तरीके से फूट के जो स्टोरी आई है, कहा जा रहा है बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द डेकेड, बिगेस्ट स्कैम परहैप्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और मैंने भी अपने एपिसोड में यही कहा है कि स्कैम नॉट इन वॉल्यूम बट जो ब्रेजननेस है, जितने ओपन तरीके से इसको किया गया है, परहैप्स द बिगेस्ट। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो देश इस स्कैम पर जग रहा है, ये स्कैम आपको कितने पहले सालों से मालूम था? कितने सालों से आप कोर्ट्स में इसको लेकर जद्दोजहद कर रहे थे? थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर चलें और देखें कि देश को कितना टाइम लगा है जगने में। ये तो जैसे ही बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे तभी हम लोगों ने पिटिशन फाइल कर दी थी इसको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि ये हमको उसी समय समझ थी कि इसकी एनोनिमिटी इसीलिए इंट्रोड्यूस करी गई है जिससे कि घूस दी जा सके रात के अंधेरे में, किसी को पता ना लगे कि घूस दी गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए। और ये शुरू से हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि इसमें ज़्यादातर पैसा वही लोग देंगे जो घूस देना चाहते हैं चोरी से। मुझे पहले लगा था जब ये स्टोरी बाहर आने वाली थी, जब ये पूरा कोर्ट केस चल रहा था, कि हम ये घूसखोरी देखेंगे, लेकिन जब ये डेटा अब बाहर आया है और देख क्लियर जो इंडिकेशन है कि यहां रेड पड़ी है, यहां इन्वेस्टिगेशन है, यहां फाइल खुली है, तो क्या मैं गलत हूं अगर मैंने अपने एपिसोड में बोला है कि ये घूसखोरी नहीं है, किकबैक्स नहीं है, क्विड प्रो क्यो नहीं है, ये ओपन फिरौती है? नहीं नहीं, बिल्कुल फिरौती भी है, लेकिन फिरौती भी घूसखोरी ही होती है। अगर आप किसी को ईडी का डर दिखा के या सीबीआई का डर दिखाकर उससे पैसे ले लेते हैं तो ये भी घूस है, लेकिन इट्स अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्राइबरी, क्योंकि ये तो एक्सटॉर्शन है। सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दोनों करप्शन है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए घूस ले लें, चाहे आप पॉलिसी बदलने के लिए घूस ले लें, ये सब हुआ है इस केस में। और चाहे आप ईडी का डर दिखा के कि भाई हमने ईडी की रेड कर दी और उसके बाद उनसे पैसे ले लें और उसके बाद उनको छोड़ दें, ये सब घूस है। तो जब हमने ये इंटरव्यू की बात कही तो हमारे यहाँ जो हम इंटरव्यूज करते हैं, देशभक्त कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, वी पुट इट आउट टू देम। और पिछले 12 घंटे में जो सवाल आया है उसमें एक बहुत बड़ा ये सवाल आया है कि प्रशांत भूषण से ये पूछा जाए कि चलो ये इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, लोग पूरी दुनिया पूरा देश देख रहा है कि एसबीआई कैसे डेटा छुपाने की कोशिश कर रहा है, अब ये एक्सटॉर्शन वाली फिरौती वाली बात भी, मैंने अगर आप कोई कॉमन सेंस लगाकर आदमी जक्सटोपोज करे, अगर वो सीरियल मैचिंग ना भी करे तो ये चीजें दिख रही हैं। तो क्या प्रशांत भूषण कल सुप्रीम कोर्ट पर जाकर कोई ऐसा एक एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले सकती है कि ये क्या हो रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन अब बाहर आ रही है इसको लेकर हम कुछ कर सकते हैं या ये सिर्फ पब्लिक नोटिस के लिए ही है? नहीं, ये सस्पिशन तो पहले भी था। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया
और ये बोला कि डेटा बाहर आना चाहिए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड करके, तो ये सस्पिशन तो उनके जजमेंट में भी था कि भाई इसमें बहुत सारा पैसा घूस का हो सकता है। और अब ये चीज़ बाहर आ गई है, जैसे ये डेटा बाहर आया है, चाहे अभी नंबर नहीं आए हैं और क्रॉस मैचिंग एग्जैक्ट नहीं हो सकती, लेकिन ब्रॉडली जो दिख रहा है कि ये ज़्यादातर पैसा घूस का ही था। तो देखिए 2G और कोलगेट में तो सिर्फ ये पता लगा था कि इलीगली आर्बिट्ररली कोल माइनिंग लीजेस दी गई या 2G स्पेक्ट्रम दे दिया गया, लेकिन उसमें ये बात शुरू में बाहर नहीं आई थी कि घूस दी गई। इसमें तो ये बात भी बाहर आ गई है कि घूस दी गई, यानी कि उन्हीं पार्टियों को पैसा दिया गया जो पार्टियां सरकार चला रही थीं, जो ईडी को कंट्रोल कर रही थी और जो कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही थी या पॉलिसी बना रही थी। तो इसलिए इसमें तो कायदे से तुरंत एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT बननी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, क्योंकि जो सरकारी एजेंसीज हैं वो तो बिल्कुल सरकार के तहत हो गई हैं। पहले कोशिश करी थी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑर्डर्स देके कि भाई CBI को और ED वगैरह को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ये सरकारी तोते की तरह ये लोग सब काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें तो एक इंडिपेंडेंट SIT ही बनानी पड़ेगी इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसके बाद उसमें जहाँ जहाँ ये निकलता है साफ कि भाई ये घूस के तौर पर दिया गया या ये करप्शन हुआ है, वहाँ पर उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, उन पार्टियों का या उन पार्टी के उन लोगों का जो इसमें की प्लेयर्स थे। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके का इसमें और इन्फॉर्मेशन बाहर आएगा, प्रोसिक्यूशन होगा? क्योंकि अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे तो दिख रहा है कि 3 पॉसिबल केसेस हैं जहां SBI ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की कोशिश की। एक, जब डेटा टाइम पर नहीं दिया। दूसरा, जब इतनी सारी चीजें बोलने के बावजूद भी 3 हफ्ते और मांग रहे थे, फिर चीफ जस्टिस ने बोला कि नहीं, कल तक ही करो। उसके बाद भी अब ये सीरियल नंबर जो नहीं दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला करते समय भी इट कुड हैव बीन मच मोर हार्श? वो अभी भी बहुत पेशेंस से डील करने की कोशिश कर रही है ये सब होते हुए, देखते हुए बावजूद? नहीं, मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही है। ये बात सही है कि इस फैसला होने में बहुत विलम्ब हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, करीब करीब 6 साल लग गए। ये फैसला 6 साल क्या, एक्चुअली 2018, हाँ 6 साल लग गए। इस बीच में इतने सारे बॉन्ड्स इशू हो गए, पार्टियों ने ले लिए, लेकिन जब फैसला आया फाइनली तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैसला था, क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोजर भी ऑर्डर किया और वो भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जो लिमिट हटाई गई थी ना कॉरपोरेट डोनेशंस की, जो पहले थी 7.5% अपने प्रॉफिट का। और अब जो डेटा बाहर आया है इसमें दिख रहा है कि कई तो लॉस मेकिंग कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं, कई ऐसी कंपनियों ने जिनका प्रॉफिट तो 100 रुपये था और उन्होंने 500 रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिए। इस तरह का भी इंफॉर्मेशन बाहर आई है। बिल्कुल। तो मेरी राय में फैसला जो आया है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है वो बिल्कुल सही रहा है और काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग रहा है। अब जो एक क्वेश्चन मार्क, जो एक बड़े सवाल पर है, जिस पर आप भी कोशिश कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ये बात सुने, सीरियल नंबर मैचिंग। अभी तक जो एक्सट्रपोलेशन हो रहा है, लोग मैच कर रहे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे पास हर दिन 5-10 मेल्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने देखिए एक्सेल शीट पे ये डेटा मैचिंग की है। तो कहीं ना कहीं एक काफी इंटरेस्ट है इस स्टोरी को लेकर कि लोग भी ये डेटा को एनालाइज कर रहे हैं अपने लेवल पर, अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, और उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेटा में प्रॉब्लम तो है, डेटा में अभी भी कंप्लीट डेटा नहीं दिया गया है, अभी भी मिसिंग रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। तो 2 थिंग्स मुझे जो जानना है आपसे, एक, डेटा पूरा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू प्रशांत भूषण, और जब सीरियल नंबर मैचिंग हो जाएगा तो इसमें फिर एक क्लैरिटी और ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा अजम्पशन के बेसिस पे चल रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए एग्जैक्ट तो तभी पता लगेगा जब ये सीरियल नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ सीरियल नंबर आने होंगे, जिन्होंने बॉन्ड खरीदे और जिन पार्टियों ने बॉन्ड एनकैश किए, क्योंकि दोनों जगह स्टेट बैंक रिकॉर्ड करती थी, उनको ये रिकॉर्ड रखना था, क्योंकि उसी स्कीम में लिखा था कि भाई जो
कभी अगर ये मांगा जाएगा किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा या कोर्ट के द्वारा तो इनको देना पड़ेगा। स्टेट बैंक काउंसिल ऑन रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि इसको कोर बैंकिंग नेटवर्क में नहीं डाला गया था। कोर बैंकिंग नेटवर्क क्या होता है, डाला गया था या नहीं डाला गया था, वो इरेलेवेंट है, लेकिन उनके पास ये डेटा रिकॉर्डेड था। और जिस तरह से उन्होंने बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लगता है कि डिजिटलाइज भी था, और डिजिटलाइज में ज़रूर नंबर्स रहे होंगे। और मुझे लगता है कि जो डेटा इन्होंने बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया, उसमें एक कॉलम ही गायब कर दिया बॉन्ड नंबर्स का दोनों तरफ से। तो ये लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास दो अलग अलग जगह रिकॉर्डेड हैं, यानी कि जब खरीदा गया उसमें नंबर रिकॉर्डेड है, और जो जिन लोगों ने इनकैश किया उसमें नंबर रिकॉर्डेड है, और उसको मैच करने में हमको 3.5 महीने और लगेंगे, ये कह रहे थे। तो हमने बोला ठीक है, आप रॉ डेटा दे दीजिए। कोर्ट ने भी ये बोल दिया रॉ डेटा दे दीजिए, लोग खुद ही मैच कर लेंगे। हम तो अपने ऑफिस में 10 जूनियर्स को लगा दें तो वो 3 दिन में 22,000 बॉन्ड जो हैं, एक तरफ 22,000, दूसरी 22,000 नंबर दूसरी तरफ, वो मैच कर कर वैसे ही दे देंगे। सो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो इन्होंने जानबूझकर ये किया। तो अगर ये नंबर्स आ जाते हैं, देन डू वी अंडरस्टैंड दैट एसबीआई की एक और पोल बहुत बुरी तरीके से खुल जाएगी? क्योंकि जब ये नंबर्स दे देंगे उन लोग, तो ये 4 महीने वाला जो झूठ बोला था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो झूठ साफ हो जाएगा कि भैया ये झूठ था। 4 महीने वाला उन्होंने ये नहीं बोला था कि हमारे पास नंबर देने में 4 महीने लगेंगे। उन्होंने बोला था मैचिंग करने में 4 महीने तो 4 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ना मैचिंग अगर डिजिटल फॉर्म में होगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। ओके। अगर फिजिकल फॉर्म में भी होगा, डिजिटल नहीं भी होगा, तब भी 3 दिन में 10 आदमियों को आप या 20 आदमियों को लगा दें तो 3 दिन में वो लोग कर लेंगे। चलिए, एसबीआई को तो खैर लंच ब्रेक लेना चाहिए। दूसरा जो सवाल उठ रहा है काफी आफ्टर, खासकर कि ये जो रेवलेशंस के बाद और ये जो सीधा रेड बॉन्ड का जो कनेक्शन निकल रहा है, वो ये है कि क्या सवाल फिर उठेगा ईडी जैसे इंस्टीट्यूशंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस पर? क्योंकि जो सीक्वेंस है कि इन्वेस्टिगेशन हुआ है, रेड हुआ है, बॉन्ड आया है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रुक गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ईडी से भी पूछ सकती है कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया था, आपने तो बोला था कि मेगा इंजीनियरिंग के खिलाफ आपके पास करीबन 1900 करोड़ का आपके पास अच्छा खासा एक केस था, तो वो केस का क्या हुआ फिर? तो बहुत सारे जो केसेस सडनली शटडाउन हो गए हैं, उसकी कोई जवाबदेही होगी क्या? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करती है और कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बनाती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये ज़रूर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ईडी और आईटी एजेंसीज़ का इस्तेमाल सरकार ने या बीजेपी ने किया पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए। और उसमें जो ईडी और आईटी वगैरह के जो ऑफिसर्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे, जिनसे बोला गया होगा कि भाई तुम रेड करो, और उसके बाद बोल दिया गया होगा कि अच्छा अब इन लोगों ने पैसे दे दिए हैं, अब तुम अपना हाथ खींच लो, ये लोग भी क्लियरली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये लोग इन्वॉल्व होंगे। ओके। ईडी वगैरह के ऑफिसर्स। सो वन होप्स दैट एक तो वो हो। दूसरा एक जो चीज देखा जा रहा है, ये स्टोरी इतनी बड़ी स्टोरी है, मेन स्ट्रीम मीडिया स्टोरी को कवर नहीं कर रही है या कवर अप करने की कोशिश कर रही है, उस पर कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि ऑपोजिशन में उतना कोई उत्साह नहीं है, जबकि इतनी बड़ी स्टोरी है। तो एक एवरेज सिटीजन को और खास करके हमारी देशभक्त कम्युनिटी को इस स्टोरी को कैसे, हाउ टू सी दिस स्टोरी? ये स्टोरी क्या पॉलिटिकल स्टोरी है या ये स्टोरी है उन लोगों के लिए जिनको डेमोक्रेसी से मतलब है और देश में डेमोक्रेसी की बहाली कैसे हो उससे मतलब है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो सारे इन्वॉल्व है, बीजेपी भी यही कहेगी मेवा तो सबने खाया है। तो ये स्टोरी जीत किसके लिए हुई फिर? नहीं, जीत तो जनता के लिए हुई है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जनता को ये जानने का हक है कि कौन किस पार्टी की फंडिंग कर रहा है, और ये आप छुपा नहीं सकते। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि भाई इसमें हो सकता है घूसखोरी हुई हो इसके थ्रू, और तीसरा ये भी बोला है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होनी चाहिए उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि ज़्यादातर पैसा रूलिंग पार्टीज़ को ही दिया गया है। मेन पैसा जो सेंटर में रूल कर रही थी बीजेपी 50% से ज़्यादा,
और बाकी पैसा जो स्टेट्स में रूल कर रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे टीएमसी ऑल्सो, टीएमसी हो, इन या डीएमके हो, इन लोगों को दिया गया। तो इन लोगों का भी हो सकता है कि कुछ पैसा जो इन लोगों को दिया गया वो भी ब्राइब के तौर पर दिया गया हो, घूस के तौर पर। सो हियर इज द रब। तो इसका मतलब है कि जब वो सीरियल नंबर आ जाएगा, जो कि लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखकर कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगी एसबीआई को कि आप नंबर्स दीजिए, तो उसमें जब खुलासा होगा कि ये जो रीजनल पार्टीज के पास भी ये पैसा गया है, हो सकता है यही बड़े बड़े कंपनीज, हो सकता है लॉटरी वाले कंपनीज का भी पैसा उनके पास गया हो, तो स्टोरी में नैरेटिव शिफ्ट हो सकता है अगर कोई उसको पॉलिटिकली देखने की कोशिश कर रहा है तो। नहीं, नैरेटिव बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा। ये तो ठीक है कि एक तरह से आप कह सकते हैं इस हमाम में सभी नंगे थे, लेकिन जो मेन पैसा आया वो भाजपा के पास आया। ये सारी एजेंसीज, ईडी, आईटी, सीबीआई सब भाजपा के कंट्रोल में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। और बहुत सारा पैसा हम देख रहे हैं उन कंपनियों से लिया गया जो कि इन एजेंसीज की रेड्स और इनके एक्शन के बेसिस पर लिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए भी लिया गया है, पॉलिसी बदलने के लिए भी लिया गया है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स देने वाला मामला था वो तो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट लाइकली, कि जो ऑपोजिशन पार्टी स्टेट्स में रूल कर रही थी उनको जो पैसा दिया गया वो स्टेट्स में जो कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकते थे उसके वजह से दिया गया हो। थोड़ा नैरेटिव उससे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन मेन तो इसमें हीट जो है भाजपा के ही ऊपर रहेगी। नाउ व्हाट टू द स्टोरी। आप कह रहे हो एसआईटी की फॉर्मेशन, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकली रहता हूं दुनिया भर में, तो मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन आपको क्या लगता है स्टोरी में नेक्स्ट क्या है? अगर इतनी बड़ी स्टोरी है, इतना बड़ा खुलासा हुआ है, ये स्टोरी क्या ऐसे ही चली जाएगी या फिर देयर आर वेरी क्लियर नेक्स्ट स्टेप्स टू इट? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग निकला है। अभी तो लोग बस ये बता रहे हैं, अच्छा इन्होंने अभी बॉन्ड नंबर्स तो नहीं दिए, करेक्ट, लेकिन अप्रैल 2019 से पहले के भी जो बॉन्ड्स हैं उसका भी डेटा नहीं दिया है। और पूनम अग्रवाल जिसने एक बॉन्ड खरीदा था 2018 में, वो ये कह रही हैं कि उन्होंने 2018 में ख़रीदा था, लेकिन ये जो डेटा है उसमें 2020 में दिखाया जा रहा है वो बॉन्ड। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि ये जो डेटा आया है ये बहुत सही नहीं भी है। हो सकता है कि इसमें कुछ फजिंग भी हो। वो खैर धीरे धीरे खुलासे होते जाएंगे। और देखिए, इसमें तो अब इतना इंटरेस्ट जनरेट हो गया है कि अब जब नंबर आएंगे तो लोग नंबर मैचिंग वगैरह करेंगे। लोग अब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लोग मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको दबाने की कोशिश कर रही है, बाकी लोग जो हैं, जो अल्टरनेट मीडिया है, तो वो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अच्छा इस कंपनी को क्या फ़ायदा मिला, इसके खिलाफ़ कब ईडी रेड हुई, इसके खिलाफ़ और कब एक्शन हुआ, कब हाथ खींच लिया गया। ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। और वो इन माय व्यू वो एक ठोस बेसिस होगा एक एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ब्राइबरी स्कैम है। मतलब इसमें तो कम से कम कई लेवल्स पर और कम से कम 50 कंपनियों ने घूस दी है, कम से कम अपने आप से ईडी का हीट हटाने के लिए, अपने ऊपर से, या फिर पॉलिसी बनाने के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो इसलिए ये तो अभी काफ़ी दिन तक तो बहुत सारे लोग यही सब करते रहेंगे। और फिर मेरी राय में इसमें एक तुरंत एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बट डिपेंड तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर ही करता है, नेट। हाँ, बिकॉज इसमें ऑपोजिशन मेरे ख्याल से रास्ते पर नहीं उतरने वाली है इस चीज को लेकर। सिटीजन इंटरेस्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, देयर आर ये दो ही पिलर्स मेनली। ओके। आप कह रहे हो कि इस केस के बारे में आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया था इतने साल पहले, और ये केस इतने सालों से चलता आया है, लोगों को ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था, तब भी यू परसिवियर्ड विद दिस केस। तो अड़चने कितनी आई थी? 6 साल की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही इसमें एक बार जो उसको कहते हैं, जो फर्स्ट सुनवाई कर हाँ, उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर ये दे दिया कि हम स्टे नहीं करेंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सारी पार्टियां इलेक्शन कमीशन को दें
कि भाई उनको किसने बॉन्ड दिए। और ये भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली कल तक आनी है। करेक्ट। आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट से डिजिटाइज्ड फॉर्म में इलेक्शन कमीशन को मिलेगा और फिजिकल कॉपीज भी मिल जाएंगी, और इलेक्शन कमीशन को कल शाम तक डालनी है वेबसाइट पर कि पॉलिटिकल पार्टियों ने उनसे क्या बोला कि उनको ये बॉन्ड्स किसने दिए। अब उसमें रहस्यमय चीज़ ये है कि हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने बोला हो कि भाई हमको तो नहीं पता, हमारे तो दरवाजे के नीचे कोई जना 1000 करोड़ डालकर चला गया, 1000 करोड़ के बॉन्ड डालकर चला गया, हमें नहीं पता कौन डाल गया। हो सकता है कुछ लोगों ने ये बोला हो। तो अब ये देखने की बात है कि कितनी इंफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज ने डिस्क्लोज करी। सो मच फॉर ट्रांसपेरेंसी। लॉटरी के पैसे से चल रहा है। नंबर 1 डोनर इज मार्टिन भाई साहब, लॉटरी किंग। और दूसरा की जो कि आपने भी बोला और कुछ और लोगों ने भी बोला कि ये भी तो हो सकता है कि किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, मैंने उसको कैश दे दिया और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड किसी और के नाम से जा रहा था। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहां आ रहा है? ये तो देखिए, वो जो क्विक मार्केटिंग या कौन सी कंपनी है, लिंक, उसके टोटल प्रॉफिट पिछले 5 साल के 100 करोड़ थे, उन्होंने 400 करोड़ से ज़्यादा दे दिया। सो वो पैसा कहाँ से आया उनके पास? ऑब्वियसली कहीं से तो आया ना। करेक्ट। और उनके क्लियरली वो रिलायंस की कंपनी है, तो रिलायंस ने दिया होगा किसी तरह से उनको, रिलायंस की दूसरी कंपनियों ने। करेक्ट। तो इस तरह से बेनामी इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी दिए गए, जो कि रियल डोनर कोई दूसरी रिलायंस की कंपनी रही होगी, लेकिन क्विक जो एक ऑलमोस्ट बेनामी कंपनी है रिलायंस की, उसके थ्रू दिलवाए गए। लोगों की आशाएं जग गई हैं। एक सवाल आया था कि वो पीएम केयर फंड भी इन्वेस्टिगेट होगा क्या? कुछ लगता है सुप्रीम कोर्ट करेगी उसमें कुछ? नहीं, होना चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें भी जनता का पैसा लिया गया, हजारों करोड़ लिया गया पीएम केयर फंड में, और उसको ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है। अरे भाई, आप सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियों को कह रहे हैं कि भाई इसमें डोनेट करो, बाकी लोगों को आप ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस यूज़ करके लोगों से डोनेशन मंगवा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों ने उसमें डोनेशन दिया, और उसको आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो प्राइवेट फंड है, हम इसका कोई, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, हम इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये मतलब प्रधानमंत्री के बपौती है क्या? ये बचाव में, लेकिन जो लोग आते हैं, बचाव में आकर लोगों ने ये भी कहा था कि नहीं देखो, पहले तो बोरियां आती थी, इसको तो तब भी डिजिटाइज करने की कोशिश की गई थी। मुझे इस सब प्रोसेस में सबसे जो स्टनिंग लगा, एंड मुझे जानना है कि आपको क्या लगा, जो एक अच्छा खासा 7.5% ऑन प्रॉफिट एवरेज लास्ट 3 इयर्स का एक सिस्टम था, उसको हटाकर ये क्यों किया गया था कि कोई भी कंपनी कितना भी प्रॉफिट दे सकती है और किसी को कानो कान खबर ना हो? तो इन अ वे ये चीज गलत नहीं हुई थी। एक होता है आपने लॉ बनाया, उसका गलत उपयोग हो रहा था, इसको करने का ही मतलब क्या था कि मैं शेल कंपनीज को अलाउ करूंगा? इसका और कोई लॉजिक हो सकता है कि मैंने प्रॉफिट का पॉइंट ही हटा दिया और कोई भी कंपनी कितना भी दे सकती है, चाहे लॉस मेकिंग हो या पाकिस्तान या चाइना से हो? ये भी हटा दिया, और फॉरेन डोनेशन का भी जो रिस्ट्रिक्शन था वो भी हटा दिया। अब उन्होंने ये कर दिया, अमेंडमेंट उसी के साथ ही आया था कि कोई फॉरेन कंपनी अगर अपनी इंडियन रजिस्टर्ड सब्सिडियरी के द्वारा डोनेट करे तो उसको फॉरेन डोनेशन नहीं माना जाएगा। यानी आप फॉरेन कंपनियों से भी पैसा ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, और गुमनाम तरीके से ले सकते हैं। ये सब कर दिया गया था। इसका एक ही मकसद था, कोई और मकसद नहीं था। बिल्कुल साफ है कि घूसखोरी जो है, चोरी छिपे चलती रहे और लोग आराम से घूस दे सकें इस एनोनिमिटी के कवर में उन पार्टियों को जो उनको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल ये भी पूछा है एडीआर के ऊपर कि इतने दिनों से इतना लोहा लेना कोई आसान काम नहीं है। तो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या हैं कि कोर्ट से, लीगल तरीके से, जो एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, सरकार के जो काम गलत होते हैं, आप एडीआर और ऐसे क्या क्या काम अभी आप फोकस करना? देखिए, एक तो ये इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का ही केस है, एडीआर का ही है। उसके अलावा इसी में एसआईटी का गठन होना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग कोर्ट जाएंगे। और आप जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। ओके, बिल्कुल जाएंगे। थोड़ा और डिटेल आ जाए कि भाई किसने किसको पैसा दिया, इसके नंबर्स आ जाएं, बॉन्ड नंबर्स, और जिससे और क्लियर हो जाए
कि भाई ये घूस के तौर पर दिया गया, इनको ये फ़ायदा मिला, या ईडी का ये एक्शन हुआ फिर हटा लिया गया वगैरह वगैरह, तब हम जाएंगे। एक डिफीटिज्म का सेंटिमेंट भी मुझे दिखा ऑनलाइन, जब लोगों ने, और कुछ था नहीं उनके पास बोलने के लिए, तो बोला हाँ ठीक है, ओके, हो गया, गड़बड़ व्हाटएवर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस डिफीटिस्ट सेंटिमेंट से आप क्या बोलोगे? क्या आप लड़ रहे हो कि कोई जीतेगा या हारेगा, या दिस इज अ बिगर क्वेश्चन देन कोई जीतेगा या हारेगा से? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि डिफीटिज़म से तो कोई बात नहीं बनती, सिनिकल होने से भी कोई बात नहीं बनती। आपको आखिरी दम तक कोशिश करनी होती है कि इस देश में लोकतंत्र कायम रहे, इस देश का संविधान कायम रहे, और उसके लिए आप जो कर सकते हैं वो करना होता है। दूसरी बात यह है, जो हमारे एक प्रोफेसर प्रिंसटन में थे, वो हमसे कहते थे कि when the going looks bad, just hang in there, because you never know when the tide will turn, and it can turn very sharply. So ये बात बिल्कुल सही है, कुछ पता नहीं। योगेंद्र जी एक हमको किस्सा सुनाते हैं कि जब 2004 में चुनाव होने वाले थे और सब इंडिया शाइनिंग का रुतबा चल रहा था और सारे ओपिनियन पोल दिखा रहे थे कि भाई भाजपा वापस आने वाली है, तो सोनिया गांधी ने उनको बुलाया था, वो सेफोलॉजिस्ट थे, और उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या राय है इस पर। और उस समय वो कहते हैं कि सोनिया गांधी भी ये सोचने लगी थी कि भाई हम लोग चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस चुनाव हार रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप हार नहीं रही हैं, मेरी राय ये है कि जो आप कर रही हैं वो ठीक है, और करती रहिए, आप लोग करते रहिए, और क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट लाइकली कि आप लोग चुनाव जीत जाएंगे। और यही हुआ 2004 में। तो इसलिए इसके दो लेसन्स हैं कि एक तो ये है कि हम तो जो कर सकते हैं हमको आखिरी दम तक करना है, जितना भी हमारी हैसियत है वो करना है। लेकिन दूसरा ये है कि कभी ये नहीं सोचना है कि भाई अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि अब सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप अड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, तो कभी कभी एकदम से टाइट बदल जाती है। ये होता है। ओके। सुप्रीम कोर्ट पर भी एक अभी तो एक थोड़ा सा मैंने जो फेथ था कि कुछ हो नहीं रहा है, अभी काफ़ी रिस्टोर हुआ है। आई थिंक ये एक केस है जिसको हम लोग काफ़ी दिनों तक याद भी रखेंगे। मैंने भी बोला था कि एक टाइम पर हम लोग आज तक भी एडीएम जबलपुर की बात करते हैं, ये ऐसे ऐसे केसेस हम याद रखेंगे। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जहां उमर खालिद की बात हो, जहां भीमा कोरेगांव की बात हो, तो वहां वो जस्टिस कहीं ना कहीं अटका हमें दिखता है। आर यू मोर ऑप्टिमिस्टिक कि अब सुप्रीम कोर्ट से आपको ज्यादा अपेक्षा है, या फिर आप कह रहे हो कि नहीं, दिस इज वन केस, इसको मैं इसमें ज्यादा रीड इन नहीं करना चाहूंगा, या आई विल नॉट वांट टू गेट माय होप्स अप? नहीं, मुझे अब ज़्यादा अपेक्षा है। और देखिए, होता ये है कई बार, ये एक साइकोलॉजिकल बात है। कई बार जब ऐसा माहौल बन जाता है जैसा कि इन लोगों ने बना दिया है देश में, कि भाई अब तो मोदी का ही चलेगा, अब तो जो मोदी कहे वो करना पड़ेगा। ये सब इलेक्शन कमीशन, ईडी वीडी, सबको ये फीलिंग हो गई है कि अगर हम मोदी की बात नहीं मानेंगे तब तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, चाहे हमको इलीगल काम ही करना पड़े, हमको मोदी का काम करना पड़ेगा। इस तरह का एक साइकोलॉजिकल माहौल बना दिया गया। लेकिन और ये माहौल जो है कई बार जजेस को भी अफेक्ट कर देता है। लेकिन जजेस को ये समझने की ज़रूरत है कि पहली बात, उनको कोई छू नहीं सकता। जो हमारा संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसमें जजेस को सरकार नहीं कुछ कर सकती। कई बार जजेस डर जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग फैसेस गवर्नमेंट है, अगर हमने इनके खिलाफ मोर्चा खड़ा किया तब फिर ये पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन और उस माहौल में जब वो कुछ सही काम करते हैं, उस माहौल में कई बार फिर वो डर के मारे वो काम करने लगते हैं जो सरकार चाहती है। लेकिन जब वो सही काम करते हैं और देखते हैं
अरे भाई पब्लिक तो बहुत इसको सराह रही है, बहुत अपलॉड कर रही है, और पब्लिक हमारे साथ खड़ी है, जनता हमारे साथ खड़ी है, तब वो एम्पावर्ड फील करने लगते हैं। मुझे लगता है, और कम से कम हमको होप करना चाहिए कि ये वो मोमेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए और हमारी लार्जर जुडिशरी के लिए जहाँ पर लोग खड़े होने लगे। ये मैंने आपने जो बात कही ना, मुझे जस्टिस रविंद्रन की एक बात याद आ गई। एक कॉन्क्लेव में मैंने उनसे एक सवाल पूछा था और उन्होंने मुझे यही बात कहा था कि हम लोग गलत फहमी में रहते हैं कि वो हम सोचते हैं कि जजेस एक वैक्यूम में काम करते हैं, वो भी एक सिविल सोसाइटी से ही आते हैं। सो आई टेक दैट पॉइंट। और इसीलिए आई थिंक पब्लिक जब तक न जगेगी और पब्लिक जब तक न रिएक्ट करेगी तब तक बड़ा मुश्किल होगा। और उसी पर ही आते हैं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ठीक करने की कोशिश की, एक चीज जो सिस्टम था वो गलत था उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे तरफ उसी हफ्ते उसी समय इलेक्शन कमीशन के साथ जो हो रहा है, माने ऑलमोस्ट सिस्टमैटिक बुचरिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हो गए, लेकिन हमें मालूम नहीं कि इलेक्शन कमिश्नर जिसने रिजाइन किया उसने रिजाइन क्यों किया। And this is again the same story of Ashok Lavasa that is playing out. Suddenly एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर देता है, जो सीईसी बनने वाला है वो रिजाइन कर देता है और हमें कोई क्लियर वजह नहीं मिलती है उसकी। कितना विश्वास रहेगा फिर इलेक्शन कमीशन के? इलेक्शन कमीशन में तो विश्वास बहुत दिन से लोगों का ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने ये फैसला दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट सरकार के हाथ में नहीं हो सकता। उससे हमारे चुनावी लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए उन्होंने बोला था कि इसमें 3 मेंबर कमेटी होनी चाहिए, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन उसको पलटने के लिए लोग कानून ले आए। करेक्ट। जिसमें कि चीफ जस्टिस को हटा के एक और मिनिस्टर को ऐड कर दिया, प्राइम मिनिस्टर, एक और मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का उसमें कोई 2:1 औचित्य नहीं है। यही हुआ। हम लोगों ने इस कानून को चैलेंज किया, उसमें नोटिस वगैरह इशू हो गया, वो पेंडिंग है। फिर जब इनका अरुण गोयल का रिजिग्नेशन आया और 2 पोस्ट खाली हो गई 3 में से, तब हमने एप्लीकेशन मूव करी 11 तारीख को इस महीने कि भाई इन 2 वेकेंट पोस्ट का चयन जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बोली है उसके हिसाब से होना चाहिए, यानी चीफ जस्टिस भी उसमें होना चाहिए, बजाय कि ये प्रधानमंत्री, एक और मंत्री और एलओपी। और उस कानून को आप एक तरह से स्थगित कर दीजिए। अब ये 11 तारीख को फाइल हुई। 12 तारीख को जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को या सरकार को कि देखिए आपने 15 तारीख को ये चयन समिति की मीटिंग बुलाई है और आप हमको उससे काफ़ी पहले कम से कम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के नेम्स और बायोडेटा दे दीजिए। अब हमने 13 तारीख को ये मेंशन किया कोर्ट में कि भाई ये इसकी एप्लीकेशन की जल्दी सुनवाई करिए क्योंकि 15 तारीख को मीटिंग। उन्होंने बोला ठीक है हम 15 को ही सुनवाई कर लेंगे। हमने बोला ठीक है 15 को आप कर लीजिए। हमको एक्सपेक्टेशन था कि उससे पहले तो ये चयन नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने 15 तारीख की मीटिंग प्रीपोन कर दी। जैसे ही कोर्ट ने 15 तारीख फिक्स करी, प्रीपोन कर दी, 14 को कर ली। और जो शॉर्ट लिस्टेड 6 कैंडिडेट्स थे उनके नाम लीडर ऑफ ऑपोजिशन को 10 मिनट पहले दिए। उन्होंने बोला कि 10 मिनट में हम क्या देखेंगे कि भाई ये कैसे लोग हैं, इनका क्या रिकॉर्ड है, चुनाव आयोग बनने लायक हैं कि नहीं है। लेकिन उनमें से 2 लोगों को प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने चूज़ कर लिया और उनका तुरंत ही अपॉइंटमेंट कर दिया गया। अब हम लोगों ने उसको भी चुनौती दी है। हम लोगों ने बोला है कि भाई आप इसको स्टे करिए इन अपॉइंटमेंट्स को और इनको डायरेक्ट करिए कि उसी कमेटी से अपॉइंटमेंट हो जिसमें चीफ जस्टिस भी होंगे। उस एप्लीकेशन की सुनवाई अब नेक्स्ट थर्सडे को, यानी कि 16 तारीख को, 16 नहीं, नेक्स्ट थर्सडे क्या हुआ, नेक्स्ट थर्सडे को होनी। ठीक, but the point is that हमने जब इस पर इलेक्शन कमीशन पर भी एक एपिसोड बनाया और बताया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को हाईजैक किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है,
ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं, जब आप इलेक्शन कमीशन को ही हैक कर सकते हो। तो उसमें बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो पहले से भी ऐसा होता था, प्रधानमंत्री ही तो सिलेक्ट करते थे, पहले प्रोसेस वॉज नॉट फेयर, पहले प्रोसेस वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो मैंने कहा पहले तो बैलेट बॉक्सेस भी होते थे, फिर उसमें चले जाते हैं, और पहले तो बहुत सारी पार्टीज ने जो किया था 40 सीट पे बैठे हुए हैं। द पॉइंट इज पहले जो हुआ था तो कहीं ना कहीं एक गलत सिस्टम था, उसको फेयर नहीं किया गया था। तो प्रॉब्लम इस बार क्या है, हम जो इम्परफेक्ट सिस्टम है उसी को परफेक्टली लीगल बना दे रहे हैं, प्रॉब्लम यहां है क्या? या कांग्रेस को समय रहते हुए उस समय अपने आप भर कुछ करना चाहिए था जब देवर इन पावर? नहीं, कांग्रेस को बिल्कुल करना चाहिए था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये मामला जब से संविधान बना, यानी 70 साल से ये मामला पेंडिंग है। 70 साल पहले संविधान में ये लिखा गया था कि वी एक्सपेक्ट पार्लियामेंट टू ब्रिंग अ लॉ and that law should have been for a independent selection committee, not controlled by the government. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 साल तक किसी ने वो लॉ बनाया ही नहीं, क्योंकि जो भी पावर में रहता था सबको लगता था कि भाई हम ही अपॉइंट कर दें। लेकिन एक बात हुई, जब से सेशन बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करी, देखिए फंक्शनल इंडिपेंडेंस तो है इलेक्शन कमीशन को, सिर्फ अपॉइंटमेंट सरकार करती थी। तो उसके बाद से कई सालों तक, कम से कम 30 साल तक इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रहा। ये तो हम देख रहे हैं पिछले 7-8 साल से इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चरमरा गया है और बिल्कुल सरकार की गोदी में आकर बैठ गया है। तो क्या ये बात को मद्देनजर रखते हुए दैट इट शुड हैव बीन एन इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमीशन, कोई आशा रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक और हिस्टोरिक जजमेंट दे? क्योंकि अगेन मैं आपके जैसे ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि नहीं ये असंवैधानिक है, या ये तो प्रोसीजरल मैटर है सिलेक्शन कमीशन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती है। क्या इसमें दखलंदाजी पॉसिबल है? आर यू ऑप्टिमिस्टिक? बिल्कुल पॉसिबल है और करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कानून लाए हैं कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक और मंत्री ले आओ, ये तो आपने फिर से यही कर दिया ना कि सरकार के ही हाथ में होगा सिलेक्शन, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कह रखा है कि ये हमारे चुनावी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए ये तो एक्स फेसाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। Okay. और इस तरह के एक्स फेसाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्टे किया है। 3 फार्म लॉज को स्टे कर दिया था, सेडिशन के कानून को स्टे कर दिया है, बहुत सारी बार सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को स्टे किया है। और इसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि उसका अब्यूज़ किया गया। आपने जब वो सीबीसी का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश किया था पीजे थॉमस का, उसमें ये बोला था कि सिलेक्शन कमेटी के सामने आपने पूरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं रखी। वो तो सेम थिंग है यहाँ तो आपने कुछ भी नहीं रखा। मतलब क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपने जो बेसिस था उस जजमेंट का उसको वायलेट किया, और बेसिस वाज ऑन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। उसके खिलाफ आप गए हैं, और उसके बाद आपने सिलेक्शन भी इस तरह से कर दिया कि इंफॉर्मेशन सिलेक्शन कमेटी के सामने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रखी नहीं गई। तो हर तरह से ये तो बिल्कुल इलीगल है। Okay. और सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को असर्ट करना चाहिए इस केस में। तो इस पर भी आपने, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में, इस पर भी आपने याचिका दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर। एक और जगह जहां आप बहुत ज्यादा ही यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज, आप काफी इन्वॉल्व रहे हो, बहुत ही कंटेंशियस इशू है, और वो है ईवीएम्स का इशू। जनता में जब तक ना उनको कोई प्रूफ दिखेगा, और जैसा कि मेरे ख्याल से इलेक्टोरल बॉन्ड में भी बहुत सारी जनता सडनली जग कर उठी है, और मैं कह रहा ये सारी चीजें बाय द वे कोई नई चीजें नहीं है, इनके बारे में लिखा गया है, रिपोर्ट किया गया है, कोई नई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग तो इस स्टोरी को देखकर जग रहे हैं कि अच्छा इतना गंदा था। हाँ भाई, इतनी गंदगी थी। तो आपका मानना है कि ईवीएम्स में भी काफी हद तक गंदगी है। टेक अस थ्रू, आपका स्टैंड क्या है, फिर हम वीवीपैट पर आते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम में धांधली होती रही है, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं ईवीएम में बहुत आसानी से धांधली हो सकती है, क्योंकि ये एडमिटेड केस है कि ईवीएम में और वीवीपैट दोनों में एक प्रोग्रामेबल चिप है, और उसमें आप कुछ भी प्रोग्राम डाल सकते हैं।
जिससे कि जो वोट डाली गई उससे बिल्कुल फ़र्क रिजल्ट दिखाएगा। वो आप, और ये बात एक सिटीजन्स कमीशन बना था, जस्टिस मदन लोकुर जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनके नेतृत्व में, उन्होंने भी कही है कि भाई ये उन्होंने कम से कम 20 टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट जो दुनिया के हैं उनको उनका एविडेंस लिया और उन सब ने ये बोला कि भाई ये रिलायबल नहीं है, ये ईवीएम्स जो हैं इनमें टैंपरिंग करी जा सकती है। देखिए कई बार लोग कहते हैं कि हैकिंग नहीं, ये उसमें कोई ऐसा ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है कि आप रिमोटली उसको कंट्रोल कर लें, ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रोग्रामेबल चिप है और उस प्रोग्रामेबल चिप में आप कुछ भी प्रोग्राम डाल सकते हैं। जब सिंबल लोडिंग होती है उस समय भी उसमें एक प्रोग्राम डाला जाता है। जब सारे, क्योंकि हर कंस्टिट्यूएंसी में द प्लेसमेंट ऑफ द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज कुड बी डिफरेंट, ठीक है। सो उस समय हर कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी हर ईवीएम में एक प्रोग्राम डाला जाता है, जिससे कि जब आप तीसरे नंबर का बटन दबाएं और तीसरे नंबर पर मान लीजिए कांग्रेस है तो वीवीपैट में हाथ की स्लिप प्रिंट हो, तो वीवीपैट में भी प्रोग्राम डाला जाता है और उसमें भी प्रोग्राम डाला जाता है कि वो कांग्रेस की वोट काउंट करे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, हम लोग पहले सोचते थे कि अगर सारे वीवीपैट स्लिप्स काउंट कर लिए जाएं, वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक पेपर ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ एक प्रिंटर लगाया गया जिसमें कि उसका सिंबल प्रिंट होता है एक छोटे से पर्ची में। लेकिन 2017 में इस वीवीपैट प्रिंटर मशीन का डिज़ाइन बदल दिया गया। उससे पहले इस पे एक ट्रांसपेरेंट शीशा होता था जिसमें आप बाहर से देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है, क्या छप रहा है, क्या कट के गिर रहा है बॉक्स में। अच्छा। 2017 में इसमें ट्रांसपेरेंट शीशा हटाकर एक काला मिरर्ड शीशा लगा दिया ऊपर, जिससे आप बाहर से अंदर देख ही ना सकें कि अंदर क्या हो रहा है, अनलेस के अंदर एक बल्ब जलता है 7 सेकंड के लिए। उस 7 सेकंड में आपको अपने पर्चे सिंबल का पर्चा दिखाया जाता है, फिर बल्ब बंद हो जाता है, आपको पर्चा कट के गिरता हुआ नहीं दिखता। लॉजिक क्या है, सरकार का क्या लॉजिक है? का लॉजिक ये है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी को कोई दूसरा ना देख ले कि भाई हमने किसको वोट दिया, तो मैं अपना पर्चा गिरते हुए नहीं देख सकता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगा। अच्छा, ओके, जस्ट वांटेड टू बी क्लियर ऑन दैट। ओके, अब अगर आप उसमें ये प्रोग्राम डाल दें कि अगर 2 कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी वोट्स किसी भी पार्टी को पड़ते हैं, मान लीजिए कांग्रेस को 2 कंसेक्यूटिव वोट्स डाले गए, तो उस प्रोग्राम में आप ये कहते हैं कि आप पर्चा तब तक नहीं काटेंगे जब तक दूसरा आदमी, उसका अगला आदमी वोट ना कर दे। अगर उसका अगला आदमी भी उसी पार्टी को वोट कर रहा है जिसको पहले ने वोट किया, तब आप वही लाइट फिर से जलाएंगे और वही पर्चा जो पहले आदमी को दिखाया गया वही आप दूसरे आदमी को दिखा देंगे और उसके बाद लाइट बंद हो जाएगी। और जब लाइट बंद हो जाएगी उसके बाद ये पर्चा तो कट के गिर जाए हाथ का, और एक और पर्चा छप के कट के गिर जाए जो कि लेट से भाजपा का होगा, तो आपने 2 कांग्रेस की वोट पड़ी, उसमें से 1 वोट आपने भाजपा को ट्रांसफर कर दी और वीवीपैट स्लिप्स में भी वही आया, करेक्ट, एक भाजपा का और एक कांग्रेस का। तो इसलिए ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होएगी कि आप सारे वीवीपैट, अभी तो सिर्फ 2% वीवीपैट मशीन्स को काउंट करते हैं, 100% भी आप काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर ये मैलिशियस प्रोग्राम डाल दिया गया तब भी आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसका सोल्यूशन वही है जो इंडिया अलायंस ने डिमांड किया है कि जो पर्ची छपती है, कट के गिरती है, गिरनी चाहिए बॉक्स में, वो आप वोटर के हाथ में दे दीजिए, जिससे वोटर वो पर्ची उठाकर बैलेट बॉक्स में डाल दे और फिर आप बैलेट बॉक्स की पर्चियां काउंट कर लीजिए। ये उसका करेक्ट सोल्यूशन है। या दूसरा, आज अगर मैं एक असेंबली सीट पे हूं या मैं एक इलेक्शन ऑब्जर्वर हूं या जो भी हो, अगर मैंने बोला कि कुछ गड़बड़ हुआ है
तो मेरी बात क्या सुनी जाएगी, या फिर ये जो चेकिंग है वो सिर्फ एक रैंडम वीवीपैट ही काउंट, जो वीवीपैट मैचिंग होगा वो सिर्फ रैंडम है, या अगर मैं चाहूं, अगर मैं कंटेस्टेंट हूं और मैं बोलूं कि नहीं मेरे एरिया में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसको इमीडिएटली काउंट किया जाएगा, या मुझे भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे उसमें? नहीं, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर है। अच्छा। कि आपकी कंप्लेंट पर वो उसको लगेगा कि अगर कंप्लेंट का कोई सब्सटेंस है, कोई बेसिस है, तब वो कर सकता है कि भाई उधर की वीवीपैट का भी काउंट हो जाए। अदरवाइज रूल ये है कि सिर्फ 5, ये जो उन्होंने रूल बना दिया है कि एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी में बस 5 वीवीपैट मशीन्स, यानी कि 5 पोलिंग स्टेशंस की वीवीपैट काउंट करी जाएंगी। कौन तय करता है? वो कहते हैं कि रैंडमली 5 तय हो जाती हैं, कोई रैंडमाइज प्रोसेस है, लेकिन रैंडम है कि नहीं है हम नहीं कह सकते। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप उसको इस तरह से मैलिशियसली प्रोग्राम कर दें तो वीवीपैट और ईवीएम तो मैच हो जाएगा, लेकिन वीवीपैट को भी तो आपने मैनिपुलेट कर लिया ना। तो इसलिए उसका सोल्यूशन यही है कि आप स्लिप वोटर के हाथ में दीजिए, और या फिर वापस बैलेट पेपर। देखिए, दुनिया में करीब करीब सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, एक के बाद एक के बाद एक उन्होंने ईवीएम छोड़ दिया है, वापस बैलेट पेपर पर चले गए हैं। जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने 100 पेज का जजमेंट दिया कि भाई क्यों ये ईवीएम्स अनरिलायबल हैं और क्यों आपको वापस पेपर बैलेट पर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर सब चले गए। अभी हाल में बांग्लादेश में भी ईवीएम हटाकर सब पेपर बैलेट कर दिया है। लेकिन और यही बीजेपी जो 2014 से पहले जोर जोर की चीखते थे कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट होगा, पेपर बैलेट लाइए, पेपर बैलेट लाइए, आज यही पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर कह रहे हैं कि भाई नहीं, किसी हालत में पेपर बैलेट से हम नहीं होने देंगे, ईवीएम से ही कराए जाएंगे। और उनकी जो इलेक्शन कमीशन है, जिसको हम गोदी इलेक्शन कमीशन कहते हैं, वो तो ऑपोजिशन ने डिमांड किया कि भाई हमको ये मशीन्स का सोर्स कोड वगैरह तो बताइए जो आप इसमें डालते हैं। वो तो मिलने का भी समय नहीं दे रहे इस इशू पर। सोर्स कोड की बात तो छोड़ दीजिए, या ईवीएम इंस्पेक्ट करने की बात तो छोड़ दीजिए। सो इसमें भी आपने कोर्ट में याचिका दायर किया था, क्या हुआ उसका? नहीं, वो पेंडिंग है, वो अभी अगले हफ्ते उसकी सुनवाई होनी है। तो इलेक्शन ही आ गया, आज तो डेट्स भी हाँ, इलेक्शन तो आ गया, लेकिन ये तो अभी भी इतना तो बड़ा सिंपल चेंज है, ये तो आसानी से किया जा सकता है। ये वही स्लिप कट के गिरनी चाहिए, आप स्लिप लोगों के बजाय उस बक्से में जमा होती जाए, आप लोगों के हाथ में देते जाइए, जो भी वोट करेगा उसके वो नीचे से बक्से से निकाल ले और फिर उसमें डाल दे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो दिक्कत तो सिटीजन्स को नहीं है, दिक्कत किसी और को है। तो आप जो देख रहे हो कि काफ़ी, मैंने मुझे तो डेफिनेटली दिख रहा है, काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी डिस्कशन हो रहे हैं। ये एक मैं एक ज़माने में मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रहता था, ये एक एग्जाम्पल मुझे दिखा इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो पूरा स्टोरी है, कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया तो साइड हो गई है, ये जो स्टोरी आगे बढ़ रहा है और लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो डिजिटल जर्नलिस्ट से मिल रही है, डिजिटल यूट्यूब चैनल से मिल रही है, पूरे डिजिटल माध्यम से मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है, नितिन सेठी की बात कर लीजिए अगर आप, वो भी डिजिटल में, पूनम जो आप बात कर लीजिए वो भी डिजिटल में, और सारा जो रिपोर्टाज हो रहा है वो भी डिजिटल में ही हो रहा है। तो मैंने इसको, आपको लगता है कि गिवन योर एक्सपीरियंस और आपने देखा है कि किस तरीके से सरकार काम करती है, पॉलिटिक्स से आप, यू आर नॉट अ स्ट्रेंजर टू पॉलिटिक्स, कोई ना कोई तो डाइवर्जन आएगा ना? ये तो बहुत ज्यादा ही नैरेटिव खींच रहा है, ये तो बहुत पास हो गया इलेक्शन के, कोई ना कोई तो आएगा ना, कुछ तो बनेगा। नहीं, अगर सरकार को लगेगा कि ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है तो वो ज़रूर कुछ डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो सीएए रूल्स अनाउंस करे, ये भी डाइवर्जनरी टैक्टिक थी कि भाई असली मुद्दों से आप ध्यान भटका के लोगों को फिर से कम्युनल इशू पर आप ले आए। तो इसलिए कुछ ना कुछ, उस समय 2019 के पहले बालाकोट हो गया, पुलवामा हो गया, क्या पता क्या हो जाए। ओके। और वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात आजकल काफी जोर शोर से चल रही है। हाँ, बड़ी अजीब बात है। मुझे तो ये बहुत ही अजीब लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति और उनके नेतृत्व में एक समिति इतने दिन इसमें लगाए, एक इतनी मोटी सी रिपोर्ट दी,
और फिर उसमें बोल दिया कि हाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है और 2029 में से हो जाए। सीधी सी बात है, 1 नेशन 1 इलेक्शन सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ही हो सकता है। तो वही तो बन गए ना आजकल हम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो सरकार मिड टर्म में गिर सकती है। मान लीजिए आपने मान लीजिए एक बार कर भी दिया, आपने संविधान को अमेंड किया और बोल दिया कि अच्छा अब जिस असेंबली की टर्म जितनी भी बची हो, चाहे 4 साल बची हो, सब खत्म हो जाएगी और 2029 में सबका इलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आपने कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? 2029 के बाद भी तो 1 साल 2 साल में कोई सरकार गिर सकती है, कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी गिर सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस राज्य को प्रेसिडेंट्स रूल में रखेंगे अगले 3-4 साल, जब तक कि 5 साल नहीं हो जाते और फिर से 1 नेशन 1 पोल नहीं होता। क्या करेंगे आप? मतलब या आप ये कर देंगे कि भाई कोई सरकार गिर ही नहीं सकती, एक बार जो सरकार बन गई वही सरकार चलेगी, चाहे इट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल दी MLAs MPs। मुझे क्यों लगता है कि ये आइडिया कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जो अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं, कि हाँ प्रेसिडेंट रूल 3-3 साल तक चलता रहे, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है। लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस हो गए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होंगे लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ, डिस्पाइट द फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सितंबर तक आपको करना है, तो दे विल हैव टू अगेन वेट। मेरी राय में अगर इस तरह का कोई भी बदलाव किया जाए कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन करने के लिए या तो सबकी टर्म कर्टेल कर दी जाएगी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल रखा जाएगा रिमेनिंग टर्म तक, ये सब बिल्कुल क्लियरली गैर संवैधानिक होगा, हमारे बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। तो इसलिए जब तक आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ना जाएं, जहाँ पर एक आदमी एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे अमेरिका में है, प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट होता है और अगर वो मर जाए बीच में तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, अगर वो मर जाए तो स्पीकर बन जाता है प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव रहता है पूरे 4 साल तक, उसके गिरने का उसका रिप्लेसमेंट एकदम क्लियरली सेट हो जाएगा। अरे 1% फॉर लाइफ भी हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। 1 पर्सन 1 नेशन, ये एक्चुअली उस तरफ जा रहे हैं। 1 नेशन 1 पोल नहीं, 1 पर्सन 1 नेशन, 1 नेशन 1 पर्सन। सवाल तो खैर बहुत हैं, बट कुछ और जो सवाल आए हैं जो इंटरेस्टिंग भी थे। एक तो था कि प्रशांत भूषण से ये पूछिए कि आपने कोर्ट में इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर केसेस लड़े हैं, इतने डिफिकल्ट केसेस लड़े हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ वेरी गुड एग्जांपल। मीडिया के बारे में भी कभी 2-4 केसेस दर्ज कर दीजिए, जिससे कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी थोड़ा सा सुधर जाए। तो क्या आज, ऑन अ सीरियस नोट ऑल्सो, आज के डेट पे जिस तरीके से ओपन पॉइजन फैलाया जा रहा है, कैन द मेन स्ट्रीम मीडिया बी पुट ऑन द डॉक कि उनके खिलाफ कुछ हाई लेवल पर केस हो सकता है कि ये तो ब्रेजन spoiling the atmosphere of the country, sedition, putting the country to a threat? Is it possible? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मीडिया जो है ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। और अगर मीडिया जिस तरह से आज हो गया है सरकारी कंट्रोल में, और सिर्फ सरकारी कंट्रोल में ही नहीं, बल्कि ऐसा मीडिया जो झूठ फैलाता है, जो कम्युनल हेट्रेड फैलाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक्ट कर सकता है कि भाई एक तो सरकार से छुटकारा इनको मिले। और सरकार कैसे कंट्रोल कर रही है? सरकार 2 तरह से कंट्रोल कर रही है। एक तो ये कि इश्तिहार, सरकारी पैसा जो इश्तिहार में खर्च किया जाता है वो उसी मीडिया को दिया जाता है जो सरकार का काम करते हैं, जो उनका प्रोपेगेंडा करते हैं। और दूसरी बात, जो उससे भी नहीं मानते उनके खिलाफ ईडी वीडी, जैसे NDTV के खिलाफ हुआ, ईडी वगैरह आप लगाकर और फिर उनके जो ओनर्स हैं उनको हताश कर दें और उनसे बिकवा लें, जैसे अडानी ने खरीद लिया उसके बाद। तो इस सब को रोकने के लिए, यानी कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग रोकने के लिए, पार्टिजन तरीके से जो खर्च किया जा रहा है, मीडिया को जो दिया जा रहा है, और दूसरा
ये एजेंसीज का मिसयूज़ रोकने के लिए कोर्ट बिल्कुल इंटरवीन कर सकता है। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड केस में अगर ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल एक्सटॉर्शन के लिए किया गया, तो कोर्ट बिल्कुल इंटरवीन कर सकती है और कह सकती है कि भाई इनका चयन और इनका जो सुपरविज़न और कंट्रोल है ये इस तरह से हो जिससे कि सरकार उसको कंट्रोल ना कर सके। क्योंकि these agencies, investigative agencies और police agencies are supposed to enforce the rule of law. They are not agents of the government. Okay. So then I think the next question is कि if they are agents of the law and not of the government, और जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से क्रम्बल कर रही हैं, चाहे वो सीवीसी की बात आ जाए, चाहे ईसी की बात आ जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत सारे लोग थोड़ा सा निराश दिखते हैं, तो डेमोक्रेसी जिस तरफ जा रही है, क्या लोग खुश हैं? और क्या हिस्ट्री हमें यह दिखाती है कि जब डेमोक्रेटिक स्लाइड होता है तो इसका यह नेसेसरी मतलब नहीं होता है कि लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं डेमोक्रेटिक स्लाइड हो रहा है। क्या डेमोक्रेटिक स्लाइड तभी होता है जब लोग खुशी खुशी वो स्लाइड देख रहे होते हैं और वो स्लाइड होने देते हैं? हाँ, एक तरह से ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक स्लाइड तब ज़्यादा पॉसिबल होता है जब खुशी खुशी तो नहीं, पर जब लोग इस स्लाइड के खिलाफ इतना इंसेंस नहीं होते कि वो उठ के खड़े हो जाएं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगें, चाहे उनको जेल में भी डाल दिया जाए। कायदे से तो ये होना चाहिए। ये एक ऐसा मोमेंट है हमारे देश के इतिहास में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देश जो है लोकतंत्र से बिल्कुल तानाशाही की तरफ जा रहा है और सारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो लोगों को खड़ा होना चाहिए क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर स्टेक पर है, आगे की जनरेशन्स का फ्यूचर स्टेक पर है। तो क्योंकि लोग खड़े नहीं हुए हैं इसके खिलाफ, कुछ तो इसलिए नहीं खड़े हुए हैं क्योंकि वो उनको एक कम्युनलिज्म का नशा पिला दिया गया है, और कुछ इसलिए नहीं खड़े हुए हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, और कुछ इसलिए नहीं खड़े हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई अपना काम चल रहा है। खासकर जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं सोसाइटी में, वेल टू डू होते हैं, उनको लगता है कि चलो हम तो आराम से हैं, लोकतंत्र का क्या हो क्या ना हो उससे हमको क्या लेना देना है, हमारा काम चलता रहे। लेकिन सब लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर लोकतंत्र ख़त्म होएगा इस देश में और हिंदुस्तान का वही हाल होएगा जो जर्मनी में हिटलर के समय पर हुआ, तो सबको नुकसान होगा, सभी लोगों को और सारी हमारी आगे वाली पीढ़ियों को तो बहुत ही नुकसान होगा। इसलिए लोगों को ये एक समय है जब लोगों को उठना पड़ेगा। हमारे देश में कई बार आंदोलन हुए हैं। जब 74 में जेपी का आंदोलन हुआ, उसके बाद 2011 में ये अन्ना का आंदोलन हुआ, लेकिन आज उससे भी गंभीर स्थिति है। उस समय प्रॉब्लम बहुत थी। 74 में जब जेपी का आंदोलन हुआ, 2011 में करप्शन की बहुत बड़ी समस्या थी। आज तो हर तरह की समस्या है। एक तरफ हमारा लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में जाहिर हुआ है कि मतलब खुलेआम घूसखोरी चल रही है, खूब बड़े स्केल पर चल रही है। तीसरी तरफ यहाँ पर सारी नौकरियाँ ख़त्म करी जा रही हैं और पूरी की पूरी इकॉनमी दो तीन अंबानी अडानी के हाथ में दी जा रही है। तो ये तो एक ऐसा समय है जहाँ लोगों को खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब लोग नहीं खड़े होते हैं और जब आप ये जंग लड़े जाते हैं कोर्ट में, तो कभी कभी आपको लगता है इट इज़ नॉट वर्थ इट? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरी जो हैसियत है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ मुझे करने की ज़रूरत है, और मैं एक प्रिविलेज्ड जगह से आता हूँ जहाँ मुझे पैसों की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा एक एक्स्ट्रा दायित्व बनता है कि जो भी मैं कर सकूँ मैं करूँ। बहुत सारे लोगों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, पैसे कमाने के लिए
जद्दोजहद करनी पड़ती है और उसकी वजह से वो पब्लिक इश्यूज़ या पब्लिक अफेयर्स में समय नहीं दे पाते। लेकिन हमारे बहुत सारे वेल टू डू लोग भी हैं जो दे सकते हैं, पर जिनको लग रहा है कि चलो हम आराम से हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ये नहीं समझ रहे हैं कि आगे चलकर सबको प्रॉब्लम होगी। इस पर एक बहुत सारे सवाल हैं इस पर कि अगर कोई वेल टू डू नहीं है, यूथ आप एग्जांपल ले लीजिए, सवाल है यहाँ, व्हाट कैन आई डू एज अ प्राइवेट सिटीजन अदर देन कास्ट माई वोट? अगर यूथ से अगर आपको बात करना हो, जो सिर्फ वोट दे सकता है, लेकिन उसको छोड़कर क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, आज बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है जो यूथ को ही अफेक्ट कर रही है, और उसमें यूथ का ही एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून बनाने के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरियां रिक्त हैं, उनको ईमानदारी से जल्दी भरने के लिए अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर का, मोनोपोली सेक्टर्स का, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज वगैरह, उसको रोकना चाहिए। और जो अंधाधुंध कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है परमानेंट जॉब्स का, उसको रोकना चाहिए। वो कहते हैं हम आवाज़ कैसे उठाएं इन सब चीज़ों, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आप लॉयर हो, मेरे पास यूट्यूब चैनल है। देखिए, हर एक जना अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर सकता है, फिर और यूथ के संग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये ईवीएम का है। इस पर भी लोग आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बहुत बड़ा खतरा है हमारे लोकतंत्र के लिए। यूथ, सारे लोग इसमें बाहर। जस्ट टू रीइटरेट, आप जो चीज़ कह रहे हो हम चैनल पर भी बहुत कहते रहते हैं, मैटर करता है और सुनने वाले सुन रहे हैं। लोगों को लगता है कि मेरी आवाज़ में अगर उठाऊं भी, सोशल मीडिया पर भी उठाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है। ये जो लोग सोचते हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर आवाज़ का फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज करके आवाज़ उठाएं तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे योगेन जी कहते हैं कि इन्होंने, बीजेपी वालों ने एक आईटी सेल बना रखा है जो एक ट्रोल आर्मी है, जिसका काम है लोगों को गाली देना, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं गाली देना, धमकी देना, झूठ फैलाना, नफ़रत फैलाना। हम लोग एक ट्रुथ आर्मी बना सकते हैं। उनकी तो पेड ट्रोल आर्मी है, हम लोग एक अनपेड वॉलंटियर ट्रुथ आर्मी बना सकते हैं। जिस जने को भी इस जो चाहता है कि भाई ये देश जो है लोकतंत्र बना रहे और ईमानदारी यहाँ चले और बेरोज़गारी ख़त्म हो, उसको एक ट्रुथ आर्मी बनाने की ज़रूरत है। यानी कि ऑर्गेनाइज करके हम लोग बना सकते हैं, जैसे आप लोग काम करते हैं यूट्यूब वगैरह पर। लेकिन हम लोग जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो चाहे यूट्यूब पर ना हो, वो सच तो फैला सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स बना बना कर। वो नफ़रत की जगह प्यार तो बांट सकते हैं यूट्यूब, सॉरी, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बना बना कर। तो ये तो करना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत लगती है, थोड़ा सा कोशिश करनी होती है, लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा ना, सभी को करना चाहिए। तो आखिरी सवाल फिर, मैंने बहुत बार रिपोर्ट्स देखा है कि कभी कभी तो जजेस भी आपसे थक जाते हैं बहस करते करते, कि आप इतने सारे पिटिशंस भी फाइल करते हो, इतने सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हो, वो भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। सपोर्ट आपको लिमिटेड ही मिलता है, लोग अभी भी काफ़ी सोए हुए हैं। तो फिर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, प्रशांत भूषण जी, आप थकते नहीं हो क्या? ये तो मोदी जी से सवाल पूछा गया था। तो नहीं, सब लोग थकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि थकते नहीं हैं, थकते तो हैं। लेकिन जितना कर सकते हैं, जितनी हमारी हैसियत है, जितना हम में दम है, उतना तो करना ज़रूरी है। खासकर आज के दौर में जहां देश एक ऐसे तानाशाह दौर से गुज़र रहा है, वहाँ पर कम से कम जो थोड़े समृद्ध लोग हैं, जो थोड़े वेल टू डू और जिनकी वॉइस मैटर भी करती है, उन लोगों को तो ज़रूर अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। प्रशांत जी, मैं आपसे एक कन्फेशन करना चाहूँगा लास्ट में कि यस,
मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी हद तक था, मुझे भी कभी कभी लगता था कि कुछ नहीं, और मैं माई डिसअपॉइंटमेंट विद द ऑपोजिशन अभी भी उतना ही है कि उनको जितना करना चाहिए था वो नहीं किया है उन्होंने। लेकिन द फैक्ट इज दैट आप जैसे लोग, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, लॉयर्स हो, और सम गुड पीपल मे बी इन द सुप्रीम कोर्ट, जिनके वजह से अभी भी एक होप है, एक आशा है हमारे डेमोक्रेसी के वजह से। सो आई जस्ट होप दैट लोग भी ये वाला जो पॉइंट है वो ले कि हमारे और आपके वॉइस से ही होगा, फ्यू गुड सिटीजन्स के वॉइस से ही होगा। किसी पर और डिपेंड मत करो कि ये पार्टी करेगी या वो पार्टी करेगी। रियली अप्रिशिएट यू ज्वाइनिंग अस हियर प्रशांत सर। थैंक यू। अ प्लेजर इंडीड।